श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कानून की बात में। संचार क्रांति के इस दौर में हमारी दुनिया एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में सिमट गई है। शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, बैंकिंग और वित्तीय लेन देन जैसी सभी सुविधाएं जिनके लिए एक समय लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, वो सभी अब छोटे से मोबाइल में सुलभ हो गई हैं। ऐसे सभी कार्य बड़ी सुगमता से पूरे होने लगे हैं। लेकिन श्रोताओं, इस सुविधा युक्त तकनीक का एक स्याह पक्ष भी है। इस सुविधा की आड़ में ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्याएं भी आम हो गई हैं। इसी स्याह पक्ष से बचाव के उपाय और समस्याओं के समाधान के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री अभिनव गुप्ता, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और हमारा आज का विषय है साइबर सेफ्टी इन द डिजिटल एज, नो योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभिनव जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कानून की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि साइबर स्पेस क्या है। साइबर स्पेस वो एक चीज़ है जो आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स पे इंटरनेट की व्यवस्था का जो प्रयोग करते हैं और उस व्यवस्था का प्रयोग करते हुए आप कोई भी सर्विसेज का लाभ उठाते हैं। नाउ जब आप इन सर्विसेज का प्रयोग करते हैं तो आप अपने आप को कुछ तरीके से कुछ और लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। अब जब आप आमने सामने किसी भी व्यक्ति से इंटरैक्ट करते हैं तो आप जानते हैं सामने वाला व्यक्ति कौन है, परंतु साइबर स्पेस पे मोबाइल और लैपटॉप के दूसरी ओर कौन है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। जो व्यक्ति अपने आप को बता रहा है, क्या वो वही है, आपको उसके बारे में भी नहीं पता। इसलिए हमें साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो वही है जो अपने आप को बता रहा है, या फिर किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके की हानि पहुंचाने की प्रयास नहीं कर रहा है। ऐसे में जब हमको ये नहीं पता होता है कि हम असल में किससे बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे समक्ष है वो वास्तव में वही है अथवा नहीं, तो ऐसे में ये जानना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग साइबर ठगी का शिकार होते क्यों हैं। लोग साइबर ठगी का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि ये साइबर ठग जो होते हैं ये लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। और ये लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खेलते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये या तो आपको डराएंगे कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, या आपके ऊपर चार्ज लगने वाला है, आपके अकाउंट से पैसा निकलने वाला है, या आपको लालच देंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको करोड़ों में रुपए मिलने वाला है, या आपको जल्दबाजी करेंगे कि आप जल्द से जल्द ये करिए, इस लिंक पे क्लिक करिए, या ये OTP हमको बताइए। इसको हम जब टेक्निकली समझते हैं इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें ये साइबर ठग लोगों के विश्वास और इमोशंस के साथ खेल के या तो डराते हैं, या लालच देते हैं, या जल्दबाजी करते हैं, और लोग इसी का शिकार हो जाते हैं। और वो अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या वो इन्फॉर्मेशन जो उनको नहीं शेयर करना चाहिए, जैसे मोबाइल का OTP, ATM का पिन, UPI का पिन, जो शेयर करने से उनको हानि हो सकती है, इससे उनको हानि हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उसके बाद ही कोई कदम लेना चाहिए। सर, ज़्यादातर इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे में क्या नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि डूज और डोंट्स दोनों आवश्यक हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि कोई व्यक्ति एकदम से आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है, जैसे कि आपका ATM कार्ड का नंबर क्या है, या आपके ATM कार्ड का पिन क्या है, तो आपको रुकना चाहिए। अगर आपको ये बोल रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, तो आपको तुरंत कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको पहले सोचना चाहिए क्या ऐसा कुछ हुआ है जो वो व्यक्ति बता रहा है, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि आप रुक जाइए, आप हमको आधे घंटे में फ़ोन करिए, हम आपको सोच के बताते हैं। और हमेशा जब कॉल किसी उस नंबर से आ रहा हो, जैसे आजकल आपको बैंक से अगर कोई कॉल आएगा तो 1600 नंबर से ही आएगा। जैसे पहले 1800 से आता था, अब 1600 से ही आएगा। अगर किसी प्राइवेट नंबर से, किसी पर्सनल मोबाइल नंबर से, किसी स्पैम नंबर से आपको कॉल आ रहा है तो कोशिश करें कि वैसा नंबर आप ना उठाएं। अगर आपने उठा भी लिया और कोई इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहे हैं तो हड़बड़ा के ना दें। अपने परिवारजनों से बात करें,
डायरेक्टली अपने बैंक से बात करें, बैंक के कस्टमर केयर से बात करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की आर्थिक हानि ना हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल इस समय युवा और बच्चे कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों, विद्यार्थियों और ख़ासकर युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, इंटरनेट पे किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें। कोई भी अनजान नंबर से अगर आपको बार बार कोई फ़ोन आ रहा हो तो वो फ़ोन ना उठाएं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, आप अपना लोकेशन शेयर ना करें। आप घर का पता, स्कूल का नाम, अपनी फ़ोटो किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे ना शेयर करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरीके की जानकारी मांगे तो तुरंत अपने परिवार, माता पिता, गार्जियन या टीचर्स को इन्फॉर्म करें। एक और चीज़, आप कभी भी जो अपनी ऐसी फ़ोटो जो आप सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं, तो आप हमेशा स्वयं से एक सवाल पूछें, क्या ये फ़ोटो मुझे सोशल मीडिया या इंटरनेट पे डालने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सर, चूँकि आज की जो कनेक्टेड लाइफ है उसमें हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तस्वीरें लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं और उसको तुरंत किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की टेंडेंसी रहती है। तो इसमें बच्चों, विद्यार्थियों और ख़ासकर युवाओं को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, जब युवाओं की बात होती है तो एक पीढ़ी ऐसी भी है जिसने तकनीक को पूरे तरीके से बदलते देखा है, जिसने तार को बेतार होते देखा है, टेलीफोन को मोबाइल में बदलते देखा है। तो ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, जिन्होंने तकनीक को पूरे तरीके से शायद अभी तक आत्मसात नहीं किया है, वो उतने फ्लुएंट नहीं है टेक्नोलॉजी के यूज़ में और अक्सर साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को तो ये समझना चाहिए कि आज जिस ज़माने में हम रहते हैं वो डिजिटल एज है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, आपके प्रियजन या जानकार की आवाज़ से भी आपको फ़ोन किया जा सकता है। तो सबसे पहला, अगर आपसे कभी भी कोई फ़ोन पे पैसे मांगे, सोशल मीडिया पे पैसे मांगे, उसको इमीडिएटली कभी भी पैसे ना भेजें। आप उनसे डायरेक्टली आमने सामने मिल के बात करके और फिर ही पैसे भेजें। कोई भी व्यक्ति फ़ोन पे अगर आपको कह रहा है कि आपके किसी पार्सल में कोई ऐसी चीज़ मिली है जो इल्लीगल है, तो आप घबराएं ना, आप उसको समझें, उसको ठीक तरीके से जानें, आसपास के लोगों से उसके बारे में विचार विमर्श करें और बिना घबराए उसका रिस्पांस दें और बोलें कृपया आप मुझे आधा घंटा दें, और उसके बाद उस फ़ोन को काट के परिवारजन से बात करके उसके बाद ही कुछ करें। तीसरा, आजकल हम मेजरली पेमेंट करने के लिए यूपीआई QR कोड यूज़ करते हैं, या कई बार आपको मोबाइल नंबर या ऐसे यूपीआई लिंक्स आते हैं। तो इन यूपीआई लिंक पे पैसे भेजने से पहले ये जान लें, समझ लें कि जिस व्यक्ति को आप पैसा देना चाह रहे हैं, क्या पैसा उसी व्यक्ति को जा रहा है या किसी अनजान व्यक्ति को जा रहा है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम सावधानी रखेंगे, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आपने अभी कही कि AI का इस्तेमाल करके और आपके रिश्तेदारों या आपके इष्ट मित्रों की आवाज़ भी क्लोन की जा सकती है। तो इस संदर्भ में एक मेरा प्रश्न है कि क्या ये जो स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट टीवीज़ हो गए, वॉइस कमांड बेस्ड रिमोट्स हो गए, क्या इनका भी इस्तेमाल किसी प्रकार से हो सकता है जिससे आप साइबर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड के दायरे में आ सकें? आप मान के चलें, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपका मोबाइल 24 घंटा आपको सुन रहा है, उसमें जो AI, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आपका मोबाइल आपको सुन रहा है, और अगर आपके मोबाइल से आपका डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, इंक्लूडिंग जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, तो अगर इंटरनेट पर रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई उसको सुन भी सकता है। आपकी आवाज़ कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होती है। तो ये हमेशा जान लें, इंटरनेट पे अगर आपने कभी भी कोई चीज़ डाली है तो वो इंटरनेट से कभी भी गायब नहीं हो सकती पूरी तरीके से। इसलिए ये हमारी सावधानी है कि किस तरीके से हम अपने इन्फॉर्मेशन, हम अपने डेटा, जो हमारे परिवारजन, हमारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन चीज़ों को हम कैसे बचाते हैं। इसके लिए हम एक और चीज़ बोलना चाहेंगे कि जैसे आपका टैबलेट है,
जैसे आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कैमरा होता है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, बट ये जो साइबर अपराधी होते हैं वो आपके इन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को हैक करके और आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं, आपके परिवारजन को भी कर सकते हैं। तो अगर इन कैमरास को आप यूज़ ना कर रहे हो तो कृपया करके ढाक के रखें। ये तो बात बचाव की हुई, अब बात करते हैं समाधान की। सर, यदि कोई साइबर अपराध का शिकार हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी साइबर अपराध का शिकार हो जाता है तो सबसे पहला, घबराए ना। समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी शिकार होने के बाद शुरुआत के 72 घंटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस दौरान जल्द से जल्द उस व्यक्ति को शिकार होने के बाद 1930, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 1930 जो साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है, उस पर जल्द से जल्द कॉल करें। अगर आपका कॉल ना लग रहा हो तो आप जल्द से जल्द अपने करीबी पुलिस थाने जाएं और वहाँ पे जाके FIR फाइल करें। पुलिस वाले अगर कहीं हम FIR नहीं कर सकते तो उनसे अनुग्रह करें कि आप कृपया करके 0 FIR फाइल करके केस को साइबर पुलिस थाने ट्रांसफ़र करें। एक और उपाय है, आप घर बैठे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है एक जो केंद्र सरकार ने निकाला है। आप कभी भी अगर किसी भी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो उस पोर्टल पे भी जाके स्वयं को रजिस्टर करके आप अपना साइबर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही आप अपना साइबर कंप्लेन दर्ज कराते हैं, आपके ईमेल ID और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। कृपया करके उसको संभाल के रखें और उस एक्नॉलेज नंबर को लेके आप पुलिस थाने जाएं और FIR दर्ज कराएं और रेगुलरली जाके पुलिस से मिलें और पुश करें कि आपका पैसा सुरक्षित रह सके। ये आपके जो निजी फोटोग्राफ्स हैं जो पब्लिक में चले गए हैं वो जल्द से जल्द इंटरनेट से हटा दिए जाएं। तो 1930 पर श्रोताओं आप फ़ोन कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का प्रयोग करके आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें और घबराएं नहीं। इसमें बड़ा आवश्यक है कि आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग लें। सर, क्या साइबर अपराध से पूर्णतः बचाव संभव है? साइबर अपराध से पूर्णतः बचाव संभव है। हमें बस छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कभी भी कोई भी व्यक्ति के कहने पे इंटरनेट, मोबाइल पे कुछ नहीं करना है, कोई भी अपना निजी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। दूसरा, आप हमेशा किसी भी चीज़ को समझें, उसको समय दें, परिवारजनों से, आसपास के लोगों से बात करके समझ के उसके बाद ही उस पर निष्कर्ष निकालें। और हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी करने से पहले सोचिए, जानिए और उसके बाद ही भरोसा करिए। सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमें सुरक्षित रहने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल किसी दूसरे व्यक्ति के बात में नहीं आना है। जो भी कदम उठाना है सोच समझ के और अपनी इच्छा अनुसार उठाना है, समय लेके उठाना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हम सतर्क रहना पड़ेगा। श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में हमारा प्रयास ये होता है कि आप तक सरल और सुगम तरीके से हम लोग वो जानकारियां पहुंचाएं जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। श्री अभिनव गुप्ता सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।